हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर 14 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कवर करेंगे, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। यानी कि हमारा केवल जो प्लैनेट है अर्थ, वो ही ऐसा एक नोन प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स। जो अर्थ पे लाइफ है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। मोस्ट लाइफ फॉर्म वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। यानी कि जितनी भी हम लाइफ फॉर्म्स को जानते हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, सबको एक जैसे कहना चाहिए ना, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत कम, दोनों चीज़ों में सर्वाइवल नहीं हो सकता, इसलिए एकदम बराबर और बैलेंस हर चीज़ चाहिए। The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth। तो पहली चीज तो ये रिसोर्सेज, दूसरा जो एनर्जी हमारे सन से आ रही है। तो जितनी भी चीजें हमारे पास प्रेजेंट हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, मिनरल है, फूड है, एनीथिंग, ऑल दीज रिसोर्सेज, और जो ये सन से एनर्जी आ रही है वो बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ? कौन कौन से ये रिसोर्सेज हैं अर्थ पे? दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। क्या क्या है? लैंड है, वाटर एंड एयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो अर्थ का आउटर क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट, उसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, जो अर्थ का आउटर क्रस्ट है। Water covers 75% of the earth's surface. It is also found underground. ठीक है, मतलब कि वाटर क्या करता है? 75% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है, एंड ये पानी के मतलब जमीन के नीचे भी मिलता है। इसको अगर बोलेंगे लिक्विड वाले पार्ट को, यानी कि वाटर वाले पार्ट को, तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। नाउ थर्ड वाला कौन सा आया जिसमें सारी चीजें एयर से रिलेटेड जो हो गई? तो लिथोस्फेयर आपका मतलब मेनली क्रस्ट हो गया, हाइड्रोस्फेयर वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर एयर हो गया। लिथोस्फेयर का मतलब जो ये पूरा आप लैंड पार्ट देख रहे हो ना, दैट विल कम अंडर द लिथोस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। जहां पे ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं वहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। This life supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. So ये I think आपको थोड़ा क्लियर होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। ये कौन कौन सा बताया इन्होंने? लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, सो ये फर्स्ट हो गया, इस पे हाईलाइट कर ही चुके हैं। जहां पे ये तीनों चीजें आती हैं, इंटरैक्ट करती हैं और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। लिविंग थिंग कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। लिविंग थिंग में क्या आया? बायोटिक कंपोनेंट आए बायोस्फीयर के। द एयर, द वाटर एंड द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक होता है, नाम से पता चल रहा है लाइफ जिसके अंदर है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं ए बायोटिक, तो मतलब ए बायोटिक के अंदर क्या है ना, वो जरूरी है बायोटिक के लिए, लेकिन उसके अंदर खुद के अंदर लाइफ नहीं होती। तो ए बायोटिक के अंदर आपका एयर आ गया, वाटर आ गया, इसके अंदर आपका मतलब जितने भी एक्स्ट्रा के कंपोनेंट है, चाहे वो सॉइल हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एंड अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट लेंगे एयर, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, दैट इज एयर। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एयर की कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इस सब का मिक्सचर है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये भी सोचने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि जिसे कहना चाहिए ना, जो कंपोजिशन है एयर की, उसकी वजह से क्या है ना, मतलब वो भी जिसे कहना चाहिए लाइफ, उसके अंदर भी मतलब लाइफ वगैरह है। नाउ इन प्लैनेट सच एज वीनस एंड मार्स where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide। यानी हमारे जो यहाँ पे अगर इसके मान के चलें, जो हमारी कंपोजिशन है, यहाँ पे जो एयर है, इसमें ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अगर सेम चीज हम किसी और प्लैनेट के बारे में देखेंगे, जैसे कि वीनस और मार्स, तो वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इनफैक्ट कार्बन dioxide constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars। यानी कि बाकी प्लैनेट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है। नाउ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आपने इस क्लास में भी पढ़ा है, और प्लस आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स
इनको क्या होता है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना खाना जो उन्होंने खाया है उसमें से एनर्जी रिलीज करे, टू गेट एनर्जी। उस एनर्जी को खाने में से निकालने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, एनर्जी, जिसे कहते हैं O2 की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। Another process which result in the consumption of oxygen and concomitant production of carbon dioxide is combustion। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और काफी हद तक प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम लोग कम्बशन बोलते हैं। तो कम्बशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके पॉसिबल होने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट है और उसका एंड प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है वो CO2 आता है। ये सब आपने 8th क्लास में कम्बशन एंड फ्लेम में भी पढ़ा है और इनफैक्ट 7th क्लास में रेस्पिरेशन में भी पढ़ा है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटी विच बर्न फॉसिल टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। अब जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो गई तो उसमें ना O2 बर्न मतलब O2 यूज होता है और उसके चक्कर में CO2 निकलता है। Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways। इसने क्या बोला, इसने बोला कि इस सब के बावजूद कि हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं बार बार, मतलब कि जो क्या कहते हैं प्लांट्स हैं वो O2 बना रहे हैं, जो एनिमल्स हैं और इनफैक्ट प्लांट्स भी हैं वो भी CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिसे कहना चाहिए थोड़ी सी ही फ्रैक्शन ऑफ परसेंट जिसे कहना चाहिए CO2 है कहाँ पर, हमारे जिसे कहना चाहिए पूरे एटमॉस्फेयर में, एंड वो फिक्स्ड है दो वजह से। कैसे, देखो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स व्हाट दे आर डूइंग, कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। वो क्या कर रहे हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर। दे आर कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट्स क्या करते हैं ना, CO2 लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइनली क्या दे पाए, O2 दे पाए और उनको क्या हो, उनका जो खाना होता है ना वो मेन बन जाए। तो इस तरह से CO2 बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है क्योंकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनफैक्ट कई मेरीन एनिमल्स ऐसे हैं जो कार्बोनेट सी वाटर में डिसॉल्व हैं, उससे अपने शेल्स बनाते हैं। तो ये दोनों मेथड में क्या हो रहा है ना, इन दोनों मेथड में वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस, तो 1 और 2 इन दोनों मेथड्स में क्या हो रहा है, CO2 का यूसेज पता चल रहा है हमें कि CO2 यूज कैसे हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। नाउ अब हम लोग ना एटमॉस्फेयर का रोल देखेंगे क्लाइमेट कंट्रोल में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर भी है, सो वील कवर इट दैट एज उस हिसाब से। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। हमने बात करी है कि एटमॉस्फेयर क्या करता है ना, जब हम बात करते हैं कि अर्थ है तो हम ऐसे बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर ने पूरा कवर कर रखा है अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह। वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें ये भी पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी की भी। द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या हो रहा है ना, जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, कंट्रोल में है। क्यों, क्योंकि सपोज अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता अर्थ का और रात को बहुत ठंडा हो जाता, बट जस्ट बिकॉज ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है इसलिए ऐसा नहीं होता है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर। जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम से ज्यादा बढ़ने नहीं देता है दिन के टाइम पे टेम्परेचर को, और रात में एकदम से हीट को बाहर नहीं जाने देते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थिंक ऑफ द मून विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज। मून मतलब ऑलमोस्ट उतना ही दूर है सन से जितना अर्थ है, उसके बावजूद भी जो मून है वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से टेम्परेचर की जो रेंज है वो -190 to 110 डिग्री सेल्सियस हो रही है। ये मतलब लो पे जा रहा है और ये हाई पे जा रहा है। तो ये अगर मैं लो की बात कर रही हूँ मतलब रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे इतना जा रहा है और डे के टाइम पे इतना जा रहा है। तो यहाँ पे इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है टू टेक केयर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, बट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर होने की वजह से काफी हद तक हम इस चीज को देख पाते हैं। नाउ आप लोगों को ये भी लिखा है कि आप लोग ना क्या कहते हैं ये एक्टिविटी कर सकते हैं, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। एक बीकर लीजिए फुल ऑफ वाटर, अ बीकर फुल ऑफ सॉइल, सैंड एंड अ क्लोज बॉटल कंटेनिंग अ थर्मोमीटर।
कीप देम इन ब्राइट सनलाइट फॉर 3 आवर्स, नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल 3 वेसल्स, और आप उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ इसको इसको क्वेश्चंस को एक साथ कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट किसी पार्ट में, क्योंकि पहले मैं आपको जो भी थ्योरेटिकल है वो पढ़ा देती हूँ ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन साइड बाय साइड कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आते हैं, एज वी हैव सीन अबव सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। अगर आप ये वाली एक्टिविटी करोगे आपको पता चलेगा दोनों सेम रेट पे हीट नहीं करते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि उनका रेट ऑफ कूलिंग क्या है, आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या बोलोगे प्रेडिक्शन से, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो एक बार इस एक्टिविटी को दोबारा से करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर लेना है, बीकर फुल ऑफ वाटर, a beaker full of soil and sand and a closed bottle containing a thermometer। नाउ तीनों में आपको पता है एक बीकर है जिसके अंदर पानी है, एक के अंदर सॉइल या सैंड है, और एक के अंदर क्या है आपका जिसे कहना चाहिए थर्मोमीटर का, मतलब जिसमें ज्यादा जिसे कहते हैं बंद होगा। नाउ देखो अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सबसे कम जिसे कहना चाहिए जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल बीकर फुल ऑफ वाटर का होगा। द रीजन इज जो सॉइल या सैंड होती है वो बहुत जल्दी से हीट हो जाती है, ठीक है। जो इसका टेम्परेचर होता है ना वो बहुत जल्दी से हीट हो जाता है, और इसी वजह से ये रीजन है कि जो लैंड होता है, लैंड वो जल्दी से हॉट होता है, लैंड बिकम हॉट एज कंपेयर टू वाटर, लैंड जल्दी से हॉट होता है, ठीक है। इसीलिए जो सॉइल और सैंड की बात करेंगे ये आगे भी काम आएगा, क्योंकि आपने जैसे कि बाकी क्लासेस में पढ़ा है कि क्या फंक्शन होता है, गैसेस कैसे मूव करती हैं, वेदर वाला जो चैप्टर था 7th क्लास का उसमें भी पढ़ाया था। सो लैंड जो है वो जल्दी से हॉट हो रहा है, तो सॉइल सैंड की वजह से बहुत गर्मी है। नाउ अगर मैं एक क्लोज बॉटल की बात करूं जिसके अंदर थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे आपने खुद ही बोल दिया कि एक बॉटल है जो क्लोज है, तो ये ना एकदम ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा काम करेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हीट अंदर तो जाती है पर वो बाहर एस्केप नहीं कर पाती, तो ये भी बहुत हॉट होगा। सबसे कम इसमें बीकर फुल ऑफ वाटर जो है, जो नॉर्मल है, ना उसमें सैंड है ना उसमें क्लोज कुछ है, वो सबसे कम हॉट होगा, बाकी सब ज्यादा हॉट होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर इसको भी कवर करते हुए चलें तो यहाँ पे भी यही आंसर है इसके, बट इसको हम दोबारा से ढंग से कवर करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटीज के क्वेश्चन है बट वी विल कवर इट लेटर। नाउ इंपॉर्टेंट द मूवमेंट ऑफ एयर, अब इस बारे में पढ़ते हैं। वी हैव ऑल फेल द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेज आफ्टर अ हॉट डे। मतलब अगर हमें बहुत गर्मी लग रही हो और जिसे कहते हैं ना हवा का झोंका आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड समटाइम वी आर लकी इनफ टू गेट रेन आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। कई बार हमको बहुत जब बारिश आती है उसके बाद हमें बहुत सही लगता है, मतलब बारिश आने के बहुत टाइम बाद हम देखते हैं कि गर्मी, जैसे गर्मी थी और एकदम बारिश आ गई तो एवरीथिंग लाइक गेट बेटर, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाता है। What causes the movement of air and what decided whether the movement will be in the form of a gentle breeze, a strong wind or a terrible storm? मतलब क्या चीज ऐसी है, कौन सा ऐसे डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि या तो वो हल्की हवा चलेगी या तेज हवा चलेगी या फिर बहुत ही टेरिबल स्टॉर्म आएगी, ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स अस द वेलकम रेन्स, हमें किस वजह से मतलब रेन वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी। All these phenomena are the result of changes that take place in our atmosphere due to heating of air and the formation of water vapor. Now मैं इसको highlight कर देती हूँ तो आपको आइडिया रहे, लेकिन ये सब किस वजह से हो रहा है। This all is taking place in our atmosphere, sorry ये गलत मार्क हो गया, due to heating of air and formation of water vapor। किस वजह से हुआ, हीटिंग ऑफ एयर की वजह से एंड वाटर वेपर के फॉर्मेशन की वजह से। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई एम हाईलाइटिंग इट, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। नाउ उसके बाद वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब वाटर बॉडीज हैं, चाहे कुछ भी हो, एनी वाटर रिसोर्सेज जो हैं, वाटर जैसे कि लेक हो गया या पॉन्ड हो गया या ओशियन हो गया, जब उसमें से हीटिंग होती है तो वाटर वेपर राइज करता है, ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट ऑल्सो फॉर्म द वाटर वेपर। नाउ द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय लैंड और वाटर बॉडीज, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है, एटमॉस्फेयर किस तरह से हीट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लैंड से या वाटर बॉडीज से, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि नीचे कोई भी गर्मी, जैसे कहते हैं ना गर्मी रिलीज हुई कहीं से भी, उसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर ओवरऑल हीट होना शुरू करता है। ऑन बीइंग हीटेड, कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन द एयर
अभी ये हमने कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ा था कब? ये हमने पढ़ा था 7th क्लास के हीट चैप्टर में। हीट करने पे जो कन्वेक्शन करंट होता है वो एयर में आ जाता है। इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ कन्वेक्शन करंट, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। नाउ हम लोग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उससे हमें कन्वेक्शन करंट को लेके थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सो नाउ देयर इज एक्टिविटी, उसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला है प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर और वाइड माउथ बॉटल एंड लाइट इट। आपको क्या करना है, कैंडल को एक बीकर में रखना है या फिर एक ऐसे चौड़े मुंह वाले जैसे किसी बॉटल में या किसी ऐसे बीकर के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अगरबत्ती जलानी है, इंसेंस स्टिक जलानी है और आपको इसके माउथ के पास लेके जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, माउथ के पास लेके गए हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, इसको कवर कर लेते हैं। देखो, विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ड नियर द एज ऑफ द माउथ। जब आपने इसके कोने पे एकदम से इंसेंस स्टिक को रखा तो क्या देखने को मिला? ठीक है, जब हमने इंसेंस स्टिक को उसके एज पे रखा तो पहले क्या हुआ, जो स्मोक था वो पहले कैंडल की तरफ गया, उसके बाद ऊपर उठा। तो पहले ये जो स्मोक था ये फर्स्ट इट वेंट टुवर्ड्स द कैंडल एंड देन ये ऊपर उठा। ठीक है, ये इस केस में देखा गया। उसके बाद अगर मैं इसको जस्ट कैंडल के ऊपर रख दूंगी तो ऊपर उठेगा, और अगर मैं इसको रख दूं कहीं पे भी अदर देन, मतलब मैं यहां रखूं कैंडल को, यहां रखूं, इधर रखूं, इधर रखूं, व्हाट आई विल सी कि सबसे पहले जो भी क्या कहते हैं ये है ना स्मोक है, ये कहां जा रहा है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, अब दिखाती हूँ। सो ये जो जिसे कहते हैं ये स्मोक है, ये कैसे जा रहा है? ये पहले इधर जा रहा है, उसके बाद ऊपर उठ रहा है। तो पहले ये हमेशा कैंडल की तरफ जा रहा है अगर मैं कहीं भी रखती हूँ, उसके बाद इट इज राइजिंग अप, जो स्मोक है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों देखा गया? देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि होता क्या है ना, एयर जब हीट हो जाती है, जब ये हीट हो जाती है, इट राइजेस अपवर्ड, वो ऊपर जाना शुरू कर देती है, इट स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड। एंड जब ऐसा होता है, अपवर्ड जाती है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया इकट्ठा मतलब बन जाता है, लो प्रेशर एरिया। तो फिर क्या होता है ना, आसपास की हवा सीधे इस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आ जाती है। ठीक है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, इसीलिए सारा स्मोक जब भी हम कहीं और रखते हैं वो यहाँ आता है, उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, नाउ एयर करंट बीइंग कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर, क्या लिखा है यहाँ पे, एयर करंट्स बने क्योंकि अनइवन हीटिंग हुई एयर की। द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। ये तो पता चली गया हमें कि हॉट एंड कोल्ड एयर कैसे मूव करती हैं। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर, इट राइजेज। यानी कि जब भी हवा किसी भी हीटेड लैंड से या वाटर से ऊपर राइज करती है, मतलब वो उससे रिलीज होती है, तो वो राइज करती है। ठीक है, वहां से गर्म होने चक्कर में वो ऊपर जाती है। बट सिंस लैंड गेट हीटेड फास्ट, अभी हमने पढ़ा था ये जस्ट एक्टिविटी में कि जो लैंड होता है एज कंपेयर टू वाटर, वो जल्दी गर्म होता है देन वाटर, द एयर मूव्स ओवर लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर वाटर बॉडीज। तो इसने क्या बोला, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी हीट होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो जो एयर लैंड के ऊपर है वो भी जल्दी हीट होगी एज कंपेयर टू उस एयर से जो वाटर बॉडी के ऊपर है। सो इफ यू लुक एट द सिचुएशन इन अ कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, अगर आप दिन में कोस्टल रीजन पे नजर डालोगे, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर। तो यहाँ पे ऐसे मानते हैं ये लैंड है कोस्टल एरिया का, ये वाटर है। ठीक है, यहाँ की हवा जल्दी ऊपर चली गई। ठीक है, गेट हीटेड फास्टर क्योंकि लैंड जल्दी हीट हो रहा है, एंड यहाँ की हवा स्टार्ट करती है राइज करना। एज दिस एयर राइजेस अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। इस चक्कर में यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया है लो प्रेशर का। ठीक है, और जब ये लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया है तो यहाँ की जो हवा है वो इधर की तरफ मूव करने लगेगी, इस लो प्रेशर एरिया की तरफ। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। और ये जो मूवमेंट हुआ एक रीजन से दूसरे रीजन में, इसकी वजह से एयर जनरेट हुई। ठीक है, नाउ ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या एक्चुअली रीजन है।
ओके। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड। जो मूवमेंट होता है एयर का एक रीजन से दूसरे रीजन में, वो विंड क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स विंड। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड। और डे में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू द लैंड। तो इसीलिए क्योंकि दिन में लैंड जल्दी गर्म हो रहा है, यहाँ लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से हवा, वाटर यानी ओशियन से हवा जो है, इसके ऊपर की हवा, वो इधर लैंड की तरफ जा रही है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो डायरेक्शन है विंड की, वो सी टू द लैंड है। ठीक है, नाइट में उल्टा हो गया। अब ये वाला केस लेके चलते हैं, नाइट में क्या हुआ, नाइट में भी बना देते हैं, यहाँ पे लैंड बना देते हैं और यहाँ पे वाटर बना देते हैं, वाटर मतलब ओशन बना देते हैं। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, दोनों ठंडे होने लगते हैं, लेकिन वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड। तो ये धीरे मतलब ठंडा होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव लैंड। तो यहाँ की जो जिसे कहते हैं ना हवा, ये वार्म होगी अभी, क्योंकि ये इसको धीरे टाइम लग रहा है ठंडा होने में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन आप क्या कह सकते हो कि रात के टाइम पे क्या होगा। अगर यहाँ पे वार्म है तो फिर यहाँ उल्टा होगा। क्यों, ये वार्म रहेगा, ये ऊपर जाएगी धीरे धीरे, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट इज वाई जो मूवमेंट होगी एयर की, वो हाई प्रेशर एरिया या लो प्रेशर एरिया तक होगी। एंड इसीलिए यहाँ पे रात के टाइम पे लैंड से वाटर ओशन की तरफ हवा जाती है। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। द अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरिया, ये हो गया। तो हमने इसी में देख लिया, ये किसके अंदर, इसके अंदर। ध्यान से देखो कि यहाँ पे नाइट का सीन है, ये नाइट में हुआ है और ये डे में हुआ है। ठीक है, ये डे में हुआ है, ये नाइट में हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। ये बेसिकली जो रीजन है ना, जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इस सब का, इट इज अनइवन हीटिंग। कहीं पे ज्यादा हीटिंग हो रही है, कहीं पे कम हीटिंग हो रही है। ड्यू टू दैट देयर आर द डिफरेंट रीजन की, जहां पे जिसे कहना चाहिए आपको पूरे चेंजेस दिख रहे हैं। बट वेरियस अदर फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड, जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, इससे भी फर्क पड़ता है विंड पे। प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन रेंजेस, इससे भी फर्क पड़ता है। पाथ ऑफ द विंड, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे फर्क पड़ता है किसके ऊपर, कि हवा की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, नाउ दीज आर द थिंग जो हमने कवर करी हैं। ये चीज आई थिंक हो गई हमारी मोस्टली। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हैं, ये वाला भी हम सॉल्व करेंगे। हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय चेंज द फ्लो ऑफ अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो इसको एक बार कवर कर लेते हैं कि ये जो हिमालयाज हैं, ये कैसे मतलब फ्लो जो होता है विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड्स द नॉर्थ कैसे करते हैं। तो जब ये हिमालयाज प्रेजेंट होते हैं ना, ये ब्लॉक करते हैं हवा को। ठीक है, एंड व्हेन दे ब्लॉक दे ऑटोमेटिकली क्रिएट द लो प्रेशर एरियाज। और जब धीरे धीरे लो प्रेशर एरियाज फॉर्म होते हैं तो उसका एक क्या मतलब, उसका एक क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। इन लो प्रेशर एरियाज की वजह से जो हवा है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जो है ना लो प्रेशर एरिया डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई फिर कहीं की भी हवा इधर उधर से हाई प्रेशर एरिया से सीधे लो प्रेशर एरिया में जाएगी, जो कि उस टाइम पे नॉर्थ में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये आपको क्लियर हो गया हो। इस पहले मैं इसके सारे पार्ट्स कवर करूंगी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस 9th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद आई विल कवर द होल क्वेश्चन आंसर सीरीज एंड प्लस द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 9th साइंस में। तो आप ये वीडियो मतलब कंटिन्यू करते रहिएगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेन पढ़ेंगे और अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एयर पोल्यूशन को अलग पार्ट में उठाएंगे, वाटर को अलग पार्ट में कवर करेंगे। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।